नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्रीधर और आपका मेरे इक्विटी एंड प्रॉफिट चैनल में स्वागत है। आज का ये वीडियो में बेस्ट सेक्टर्स टू इन्वेस्ट, राइट, ऐसे कौन से सेक्टोरियल हैं जहां पे आप सोच सकते हैं पैसा लगाने का, जो कि अभी आप देख रहे हैं कि लगातार मार्केट पिछले कई महीनों से अराउंड अप्रॉक्सीमेट 5 to 6 मंथ्स, आई थिंक लास्ट सितंबर से, सितंबर 2024 से अभी पिछले 3 या 2 हफ्तों को मैं छोड़ दूं, तब तक मार्केट कम्प्लीटली डाउन पोजीशन पे था। तो इन्वेस्टर्स हो गए या इन्वेस्टमेंट्स जो होते हैं कि मिडिल क्लास और लोअर क्लास के लोग, इन द सेंस ऑफ इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू, राइट, जो कि एक सेफ साइड में चलते हैं लेकिन थोड़ा बहुत पैसा स्टॉक या म्यूचुअल फंड्स में लगा के कमाना चाहते हैं, सो उनके लिए ये वीडियो स्पेशली है। सो मैंने कुछ आई थिंक 8 से 9 सेक्टर निकाले हैं। और ये जो सेक्टोरियल एनालिसिस करी है, ये मैंने अपनी एनालिसिस करी है मनी कंट्रोल से, इकोनॉमिक्स टाइम से, या नहीं तो कई दूसरी ऐसे इक्विटी मास्टर्स ऐसी वेबसाइट्स भी हैं जहाँ पे डेटा बहुत दिया रहता है। तो मैं क्या कंप्लीट डेटा वो तो मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि वो बहुत बड़ा वीडियो बनेगा तो उतना समय है भी नहीं। बट डेफिनेटली जो सेक्टर्स मैं आपको बताऊंगा, डेफिनेटली है कि सीक्वेंस वाइज में मैंने सेक्टर्स लगाया है जिसकी पोटेंशियल, सिग्निफिकेंट पोटेंशियल कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है। मतलब ये फ्यूचर में पैसा अच्छा देगा, पिछले 2 या 3 साल में ये सेक्टर्स ने अच्छा किया है और आने वाले सेक्टर्स में वो करेंगे भी। तो स्टॉक्स का नाम तो अब हम ले नहीं सकते हैं, लेकिन आप लोग क्या कीजिएगा, जैसे कि यदि मैंने कोई सेक्टर मान लीजिए लॉजिस्टिक्स लिखा है, तो लॉजिस्टिक्स रिलेटेड कंपनियां कौन सी हैं और उस कंपनी में आप पैसा लगा सकते हैं। तो ये बेसिक है और ये वीडियो कम्प्लीटली एजुकेशनल पर्पज़ से है। सो यदि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आता है तो कृपया लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आगे बढ़ते हैं वीडियो पे। तो सबसे पहला जो सेक्टर है वो है लॉजिस्टिक्स। लॉजिस्टिक्स, देखिए ये तो जुड़ी हुई, राइट। लॉजिस्टिक्स ऐसा है कि यार लाना ले जाना, लॉजिस्टिक्स हर कोई जानता है। कोई घर अपना खाली कर रहा है, कोई कोई शिफ्ट कर रहा है, कोई ट्रांसफ़र हो रहा है, राइट, ये भी लॉजिस्टिक्स। अपार्ट फ्रॉम दैट, यदि किसी को कुछ सुविधाएं देनी है या कोई कंपनी हो गई, रियल स्टेट हो गई, ये लॉजिस्टिक्स ऐसा सेक्टर है जो कि बाकी सभी सेक्टर्स पे कहीं ना कहीं इन्वॉल्व रहता है। जैसे आपको सीमेंट मंगवाना, आप अपना घर बनवा रहे हैं, तो लॉजिस्टिक्स चाहिए आपको, राइट। आज की डेट में यदि एक साइड से मैं देखूँ, राइट, अपन लोग ट्रांसपोर्ट के लिए कंपनियाँ यूज़ करती हैं तो वो भी लॉजिस्टिक्स के अंदर आती हैं। लोग कंपनी स्कैब में आते हैं जाते हैं, लॉजिस्टिक्स। तो इसका जो मार्केट है बहुत ज़्यादा अप ट्रेंड में है। तो इस सेक्टर की कंपनीज आप देखिए और उस पर सोचिए कि पैसा लगाना है या नहीं लगाना, वो आपका निर्णय है। बट ये एक अच्छा सेक्टर है और इसकी ग्रोथ सबसे ज़्यादा, ये मैं बताऊँ, जी, जो भी वेबसाइट से मैंने इसको देखा हुआ है, यदि मैंने जो भी सेक्टर्स यहाँ पे 8 9 सेक्टर्स लगाए हैं उस पे सबसे ज़्यादा पोटेंशियल जो ग्रोथ है इस सेक्टर में है। तो आप इसके स्टॉक्स निकालिए। दूसरा है टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी। कोविड के बाद हम देखते हैं कि कोविड के समय पे स्टॉक प्राइस जो कि बड़ी बड़ी कंपनी टूरिज्म एंड हॉस्पिटल्स की एकदम कगार पे आ गई थी, नीचे निचले स्तर पर। जैसे कोई XYZ कंपनी है, उसका यदि 100 रुपये का स्टॉक था, वो आके 10 रुपये में हो गया। लेकिन अब आज के डेट में कोविड हो गया, पिछले कई दिनों से आप देख रहे हैं जैसे ऐसे कई कंपनियां हैं, राइट। जैसे गो आई बी वो है या मेक माई ट्रिप है, ऐसा ये स्टॉक्स नहीं है, राइट। ये कंपनियां जो कि आपको टिकट्स प्रोवाइड करती हैं, होटल्स बुकिंग करती हैं, है ना। सो हर टीवी में आए दिन ऐड चलते रहते हैं। तो यदि ये कंपनी इतना एडवर्टाइजमेंट पे और अपने कंटिन्यूस एक्सपेंशन पे काम कर रही हैं, राइट, तो टूरिज़्म, जैसे अब भाई मुझे मनाली जाना है, करेक्ट, और या शिमला जाना है, तो ये टूरिज़्म वहाँ की जो कंपनी में, तो मैं हैदराबाद में बैठ के क्या करूँगा, मैं वेबसाइट्स देखूँगा, मैं किसी वेंडर को कॉल करूँगा, या कोई कंपनी जैसे मेक माई ट्रिप है उसको मैं कॉल करूँगा, बोलूँगा मुझे जाना है, तो वो सेटअप करके मुझे देंगे, राइट, इतने पैसे हैं आप जाइए। हॉस्पिटैलिटी क्या है कि जैसे आप हॉस्पिटैलिटी, आप होटल्स की कोई भी देख लीजिए, कोई भी अच्छे होटल्स हो गए, छोटे होटल्स, बड़े होटल्स, या ऐसे कुछ, जैसे आप शिमला ही में जाना है तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि मैं 5 स्टार होटल पे रुकूँ। ऐसे जैसे ओयो जैसी कंपनी से छोटे छोटे होटल के साथ टाई अप कर लिए हैं और सस्ते दामों पे ग्राहकों को सेवाएं मुहैया कर रही हैं। तो ये हॉस्पिटैलिटी सर्विसेज भी हैं। तो आप टूरिज्म एंड हॉस्पिटल एक बहुत अच्छा ग्रोथ सेक्टर है, तो इसके स्टॉक्स को आप कंसिडर कीजिए। तीसरा है मेटल्स एंड फ्यूरियस। बिल्डिंग बनाना है, रोड बनानी है, कुछ भी करना है तो मेटल्स एंड फ्यूरियस, कोई भी इंजीनियरिंग सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में मेटल्स का यूज़ होता ही है, राइट। चाहे वो स्पेस क्राफ्ट से लेकर रोड साइड तक कुछ भी हो तो इसका काम लगना ही लगना है। NBFC, ये एक ऐसा है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी से, छोटी कंपनीज है, जैसे छोटी और मिड सेक्टर की कंपनीज हैं
जो कि नेशनल बैंक और प्राइवेट बैंकिंग के बाद इनका सेक्टर आता है। और ये एक एक आज के डेट में छोटे छोटे गाँव में या बड़े शहरों में बहुत आसान वे में ये लोन मुहैया करवाती हैं या फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं इससे कस्टमर्स को। और इसकी ग्रोथ रेट बहुत अच्छी है। तो इसको भी आप देखिएगा, एनबीएफसी के स्टॉक्स निकालिए और देखिए। फिर फार्मास्यूटिकल, डेफिनेटली जितनी सुविधाएं, जितना जो कुछ है, लेकिन कोविड के बाद ये एक सेक्टर ऐसा है कि बहुत ज़्यादा ग्रोथ में है फार्मास्यूटिकल। और आए दिन यदि मैं कुछ कहना नहीं चाहिए कि पिछले जो भी दिनों में 1 मंथ या 2 मंथ्स में जो भी मेडिकल प्रॉब्लम्स थी मेरे घर पे, तो जो भी खर्चे मैंने किए, राइट, मतलब मैं समझ सकता हूँ ये फार्मास्यूटिकल कहाँ जाएगा। एक साइड से तो कमर्शियल है ही, ऐसा बस नहीं है कि दवाइयों की लागत हम जानते हैं, बट यस, आपकी हेल्थ डायरेक्टली जुड़ी हुई है फार्मास्यूटिकल से। सो इसमें तो आप बेझिझक अच्छी कंपनियों में पैसा लगाइए, लॉन्ग टर्म के लिए प्रॉफिट में ही रहेंगे। रियल स्टेट, पूना, बेंगलोर, हैदराबाद, दिल्ली, नोएडा, छोटे सेक्टर, फिर बी ग्रेड की सिटियाँ ले लो आप, चाहे वो बीआरसी क्लास, नागपुर, भोपाल, इंदौर, कहीं के भी, हर जगह एक ऐसा, हर इंसान अपना एक घर चाहता है, छोटा हो बड़ा हो, रियल स्टेट में जाना चाहेगा। तो रियल स्टेट की कंपनियों को इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी है, गवर्नमेंट से बहुत फैसिलिटीज़ भी मिल रही हैं। भारत सरकार की अपनी योजनाएं हैं, आवास योजनाएं हैं। सो उस पे भी आप देखिएगा, रियल सेक्टर एक बहुत अच्छा सेक्टर हो सकता है। इसके स्टॉक्स देखिए और पैसे लगाइए। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, ये तो है कि कंज्यूमर ड्यूरेबल्स मतलब बहुत नाम से ही क्लियर है कि ऐसे डे बाय डे की चीज़ें, हर दिन की चीज़ें या जो भी हमको लगती है, हर एक कंज्यूमर जो खपत करता है, राइट, कस्टमर जो खपत करता है, तो ये कंज्यूमर ड्यूरेबल्स के अंदर आती हैं। तो ये एक अच्छा सेक्टर उभर रहा है। फिर आती है इंजीनियरिंग सेक्टर, तो इसकी बताने की ज़रूरत नहीं है। आज मैं हैदराबाद में रहता हूँ, देखते देखते ये शहर पिछले 8-10 साल में जिस हिसाब से ग्रोथ किया है, चाहे ओवर ब्रिजेस बनने में या ब्रिजेस बनने में या फ्लाई ओवर्स बनने में, राइट, या अंडरपास बनने में, ये सब कंप्लीट इंजीनियरिंग है। स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग बहुत ज़्यादा फेमस हो रही है। सो इंजीनियरिंग सेक्टर की कंपनीज हैं जो इस सेक्टर में काम करती हैं, उस पर आप देखिए। और डेफिनेटली, क्योंकि हर सिटी, हर शहर, जब छोटा गांव बढ़ेगा तब कस्बा और शहर छोटा सा टाउन बनेगा। टाउन जब और ग्रोथ होगा तो आप लोग जानते हैं कि वो एक, मतलब बोलते हैं ना कि पहले तो जिला होता है, फिर संभाग बनता है, फिर एक अच्छी सी क्लास की सिटी में आता है। तो ये है, यदि एक कंट्री को यदि ग्रोथ करना है, एक तो इसमें इंजीनियरिंग सेक्टर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो इस सेक्टर, ये लॉन्ग टर्म के सेक्टर्स हैं, राइट। और इंजीनियरिंग मतलब ऐसा मत समझिए खाली रोड बनाना है उसको या लाइटिंग बनानी है, कुछ नहीं। एक कंप्लीट ढांचा, एग्जाम्पल है अभी, चाहे जैसे कि मोदी गवर्नमेंट है, राइट, अब उन्होंने भाई पटेल जी की मूर्ति बनवानी, इतनी बनी, इतनी हाइट की हो गई, राइट, और इस मेटल की बनेगी उसकी। तो ये पूरा इंजीनियरिंग का है, वो पहले से ढांचा बना लेते हैं, कितना लगेगा, क्या वजन रहेगा, कितना लोहा लगेगा या और कोई मटेरियल लगेगा, राइट। और ऐसे यदि आपको एक नया, जैसे अभी विधानसभा बनी है, नई विधानसभा बनी है या राज्यसभा बन रही है, राइट, या गवर्नमेंट के कोई भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हो गए, तो इसमें इंजीनियरिंग का बहुत बड़ा रोल होता है। तो डेफिनेटली प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर में इंजीनियरिंग सेक्टर की कंपनीज को आप सोचिए और पैसा लगाइए। लास्ट मेरे साइड से जो है बिल्डिंग मटेरियल्स हैं। यदि जितने भी यहाँ पे लगे हैं, राइट, अपार्ट फ्रॉम लॉजिस्टिक्स में भी काम आएगा। बिल्डिंग मटेरियल भी एक ऐसा सेक्टर है जो कि सभी से जुड़ा हुआ रहता है। तो बिल्डिंग सेक्टर्स की कम मटेरियल्स की कंपनियों को आप ढूंढिए। बिल्डिंग मटेरियल्स में लोहा भी आता है, सीमेंट भी आती है, रेती भी आती है, कंकड़ भी आता है, राइट। तो ये छोटे से लेकर बड़े से सभी चीज़ें आप इसमें कंसीडर कर सकते हैं। सो ये मेरी साइड से सुझाव था कि आप इन सेक्टर्स को देखिए, आप अपनी एनालिसिस कीजिए और लॉन्ग टर्म में पैसा लगाइए, भले कम क्वांटिटी लीजिए। मैं तो बोलता हूँ जितने भी सेक्टर मैंने लगा बताए हैं, इस पे आप 10-10 शेयर भी लिए ना, एक मीडियम जैसे कंपनी के एनालिसिस कीजिए। आप मेरे पुराने वीडियोस देखिए, उसमें टेक्निकल एनालिसिस बता के रखिए कि फंडामेंटल स्टॉक्स को कैसे चुनते हैं, राइट। इंजीनियरिंग सेक्टर की स्टॉक्स को चुनिए तो 10 कंपनियां होंगी, 10 कंपनियों में आप अपनी कंपनी ढूंढिए कि भाई उसका पीर, जैसे टेक्निकल एनालिसिस है, राइट। आप शॉर्ट टर्म में पैसा, स्विंग ट्रेडिंग में पैसा कमाना चाहते हैं तो उसकी एनालिसिस अलग होती है। लॉन्ग टर्म में पैसा कमाने होते हैं तो फंडामेंटल एनालिसिस कीजिए कंपनीज की, राइट, तो उसको देखिए। सो जैसे आर हो गया, आर हो गया, पी रेशियो हो गया, ऐसे कई टेक्निकल पैरामीटर्स हैं। स्पेशली सिंपल मूविंग एवरेज हो गया, शॉर्ट टर्म के लिए होता है 21 डेज़ और 9 डेज़ का, लॉन्ग टर्म के लिए आप 50 डेज़ और 100 डेज़ की मूविंग एवरेज। तो ऐसे टेक्निकल पैरामीटर्स हैं जिसको आप एनालाइज कीजिए सेक्टर्स में पैसा लगाने के पहले, मतलब स्टॉक्स के सेक्टर्स में पैसा लगाने के पहले आप एनालिसिस कीजिए और पैसा
बनाइए। एक सुझाव ये है कि लॉन्ग टर्म में पैसा बनता है। देखिए, जो अभी 6 महीने में मार्केट क्रैश हुआ था, जिसने भी सब निफ्टी 50 के जो टॉप मोस्ट शेयर्स हैं या निफ्टी 100 के जो टॉप मोस्ट शेयर्स हैं, वो 30-40% नीचे आ गए। मतलब 100 रुपये की चीज़ आपको 40 रुपये में मिल रही, 50 रुपये में मिल रही है। और आज वो शेयर पिछले 2 हफ्ते में 15-20% दे के चले गए, जो कि आपको एफडी रेट भी नहीं देता है। तो मैं ये नहीं बोलता हूँ कि आप एफडी में इन्वेस्ट मत कीजिए या आरडी में इन्वेस्ट मत कीजिए। यदि मैं कहीं पढ़ रहा था, ज़ोमैटो कंपनी थी, ज़ोमैटो कंपनी ने शायद कंटिन्यूस वो एफडी में इन्वेस्ट किए और मार्केट इतना डाउन टाइम में भी वो शायद 39 या 49 सीआरस पे प्रॉफिट पे थे। उसका मेन रीज़न था एफडी। तो डेफिनेटली आप अपने इनकम का आज के मार्केट सिनेरियो के हिसाब से 60% आरडी एफडी में इन्वेस्ट कीजिए, 40% रिस्क लीजिए। डेफिनेटली है, यदि सही तरीके से पैसा लगाएंगे तो ये जो 40% आप पैसा लगा रहे हो ये आपका एफडी से ज़्यादा दे के जाएगा। लेकिन डेफिनेटली आप स्टॉप लॉस लगाइएगा। ऐसा नहीं कि आज मार्केट अच्छा है तो एकदम बस पैसा लगाते जाओ। स्टॉप लॉस लगाइए, आपका अपने रिस्क एपेटाइट देखिए और उसके हिसाब से आप इन्वेस्ट कीजिए। बस यही बताना था आज के वीडियो में। इसी प्रकार के मैं अगले वीडियो में कुछ अच्छी फिर से नए एनालिसिस के साथ आपके सामने आऊँगा, जो कि आपको हेल्प करेगी अपनी वेल्थ बनाने में। यदि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया है तो कृपया लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।